नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा और शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही। लेकिन कौन कौन सी खबरें रहने वाली है जल्दी से आपको दिखाते चले कि अगले 1 घंटे तक आप कौन कौन सी खबर देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सौगात देंगे, ये आप खबर देखेंगे क्योंकि 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन यहां पर होगा। ये किसी सौगात से कम नहीं है। बिल्कुल, अगली खबर पे नजर डालते हैं। नमो भारत आज कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। यानी एक के बाद एक सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिल्ली वासियों को आज दी जा रही हैं और आज ये मुख्य खबर है जो आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। और अगली खबर आप देखेंगे कि अजमेर शरीफ के अंदर जब चादर चढ़ाई गई है उसके बाद सियासत किस तरह से गर्मा गई, क्योंकि AIM के ही आप देखिए असुद्दीन ओवैसी की तरफ से किस तरह से बड़े बयान जारी किए गए, प्रधानमंत्री पर ही सवाल दाग दिए गए। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार महाकुंभ को लेकर निगरानी बनी है और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले को लेकर निगरानी कर रही है। थ्रेट्स के बावजूद भी वहां पर पुलिस जो है वो निगरानी में है और डीजीपी ने कल वहां का जायजा लिया है, दौरा किया है और पैदल गश्त किया है, चप्पे चप्पे की निगरानी की है, पल पल की जानकारी ली है और वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से भी फीडबैक लिया है कि आने वाले समय में जब वहां पर महाकुंभ शुरू होगा तो क्या वहां पर सुरक्षा में कोई चूक होने की संभावना है। इसको लेकर डीजीपी भी उस महाकुंभ को लेकर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अगली खबर आप छत्तीसगढ़ से देखेंगे जहां पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, 1 जवान की शहादत हुई है। एक एक करके नक्सलियों का सफाया किस तरह से शुरू हो गया है। इससे पहले आपने देखा जब छत्तीसगढ़ के अंदर अमित शाह पहुंचे, उन्होंने कहा कि या तो सरेंडर कर दीजिए या फिर आपके खात्मे की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। तो उसी अभियान को आगे तेज करते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर काम शुरू कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। पहली खबर आपके सामने, जहां पर दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए किस तरह से यहां पर सौगात देंगे। एक बड़ी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दिल्ली वासियों को आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौगात देंगे। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। रोहिणी के जापानी पार्क में रैली को संबोधित भी करेंगे। ये किसी सौगात से कम नहीं है। 12,200 करोड़ रुपए की ये सौगात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आप देखिए दिल्ली वालों के लिए सामने रखेंगे। और दिल्ली में अब विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। बताते चले कि यहां पर आप देखिए बड़े बड़े ऐलान जो है वो किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी लेकर काम किया जाएगा। ये बड़ी सौगातें यहां पर दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर के बीच में निर्मित नए RRTS खंड का उद्घाटन करेंगे और इस पर लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और उसके साथ ही यहां पर कार्यक्रमों की घोषणा से ठीक पहले ही आप देखिए गाजियाबाद, दिल्ली की अगर बात करें तो मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का भी खंड सहित कई और उद्घाटन होने वाले हैं। शीतल, बिल्कुल आशा, देखिए एक के बाद एक अब आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दिल्ली को लेकर कई परियोजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। और एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को लेकर कई सारे कदम उठाए थे। कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिसमें मुख्य तौर पर जो गरीब लोग हैं उनको भी फ्लैट्स का वितरण किया था, उन्हें चाबियां बांटी गई थी और उसके बाद वहां पर और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। लेकिन आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अंदर ये बहुत बड़ी दूसरी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा सकती है, उद्घाटन की जा सकता है, जिसमें मुख्यतः आज नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन भी है। और ये बहुत अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, देखिए जरा। दिल्ली की जनता जनार्दन को अब राजधानी के चौतरफा विकास के साथ साथ जन कल्याण को पूरी तरह समर्पित सरकार चाहिए। इनके इसी संकल्प के बीच आज दोपहर बाद करीब 1 बजे यहां के अपने परिवारजनों से संवाद का अवसर भी मिलेगा। पीएम मोदी ने एक्स के जरिए ये पोस्ट किया है। और इसके साथ ही बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 12,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में एक जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। बताते चले कि यहां पर साहिबाबाद RRTS स्टेशन से न्यू अशोक नगर और साथ ही RRTS स्टेशन के बीच में नमो भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।
लेकिन इस बीच में कनेक्टिविटी को लेकर भी उन्होंने किस तरह से एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि दिल्ली में रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसी कड़ी में आगे प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य यहां पर मिलेगा और दिल्ली की जनता को ये सौभाग्य मिलेगा। आप देखिए, अगर कॉरिडोर यहां पर शुरू होता है तो लोगों को आवाजाही में किस तरह से परेशानियों से निजात मिल सकती है। बड़ी अपडेट, जहां पर प्रधानमंत्री साहिबाबाद न्यू अशोकनगर के बीच में 4600 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर 13 किलोमीटर के लंबे हिस्से का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर भी बात होगी, शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा। ठीक विधानसभा चुनावों से पहले आपने देखा 29 यहां पर उम्मीदवारों की शीतल लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें काफी तरीके से चैलेंजेस जो है वो देखे गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं उन्हें भी टिकट दिया गया है। कैलाश गहलोत को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो काफी तरीके से आप देखिए, दिलचस्प इस वक्त यहाँ पर दिल्ली का चुनाव रहने वाला है। लेकिन उससे पहले किस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने एक और, आप देखिए नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का भी उद्घाटन होगा और पीएम नरेंद्र मोदी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर उद्घाटन होगा। पहली बार नमो भारत ट्रेनें अंडरग्राउंड चलेंगी और अगर अंडरग्राउंड यहां पर दिल्ली के अंदर चलती है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारी ट्रैफिक से आपको किस तरह से निजात मिल सकती है। शीतल, बड़े स्तर पर ये बहुत ज्यादा फायदेमंद दिल्ली के आप लोगों के लिए होना है, क्योंकि आज कॉरिडोर का उद्घाटन भी होगा और पहली बार नमो भारत ट्रेनें अंडरग्राउंड चलेगी और ये दिल्ली से अलग अलग शहरों की तरफ इनका रुझान रहेगा और अंडरग्राउंड ही लोग इस ट्रेन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेनें होंगी ये पूरी तरीके से आधुनिक तरीके से बनाई गई हैं, ये तकनीक से लैस हैं और इसका पूरा फायदा हम लोगों को मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2024 को साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच में 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया था और इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत कॉरिडोर कुछ लंबा हो जाएगा। ये बढ़कर 55 किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 9 स्टेशन थे। 2 स्टेशन और बढ़ जाएंगे, 11 स्टेशन हो जाएंगे और इस भाग पर परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर अब यहाँ दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं डिटेल, यहाँ पर किस तरह से दिल्ली को नमो भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा। 13 किलोमीटर लंबा ये अतिरिक्त फेज है, साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच में स्थित है, लेकिन सीधे तौर पर जनता को यहाँ पर ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है। इस फेज के साथ नमो भारत ट्रेन की दिल्ली में एंट्री हो बिल्कुल देखिए, नमो भारत ट्रेन का तोहफा जो मिलने वाला है, इसके क्या क्या फायदे हैं और कहां ये चलेगा, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। नए फेज के उद्घाटन से दिल्ली से मेरठ के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिलने वाला है, यानी रीजनल लेवल पर ये ट्रेनें चलेंगी और इसका फायदा दिल्ली वासियों को मिल रहा है। और भी अपडेट है, साहिबाबाद और मेरठ के बीच पहले से ही 42 किलोमीटर का मार्ग चालू है, उस पर काम चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं और अब ये जो नया तोहफा है ये भी एक बहुत बड़ी यहां पर सौगात है। 42 किलोमीटर के इस रूट पर कुल 9 स्टेशन बनाए गए हैं। 42 किलोमीटर का रूट है और इसमें 9 स्टेशन है। उद्घाटन के बाद अब ये पूरा रूट कुल 55 किलोमीटर का होना है, यानी कुछ किलोमीटर और बढ़ जाएगा और ये बहुत बड़ी सौगात है। आशा, चलिए, तो स्टेशन की संख्या जिस तरह से पहले ही सामने रखी जा रही थी दर्शकों की कि 9 से बढ़कर 11 हो जाएगी, लेकिन कॉरिडोर के नए फेज का जिस तरह से उद्घाटन होगा, लाखों लोगों का सफर इसमें आसान जो है वो बताया जा रहा है। शाम 5 बजे नमो भारत यात्रियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये ट्रेन प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक रहता था, लेट लतीफी हो जाती थी, अब हर 15 मिनट के बाद आपको ट्रेन मिलेगी। अब दिल्ली से मेरठ तक यात्रा के लिए 1/3 समय की बचत आपकी हो जाएगी, जहां पर आप समय पर पहुंचने के लिए पहले लेट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे। यात्री महज 40 से 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचेंगे। और उसके साथ ही आप देखिए, यहाँ पर कॉरिडोर जो बनाया गया है, 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन यहाँ पर होना है, लेकिन जानकारी जिस तरह से सामने रखी गई कि इस कॉरिडोर में 6 किलोमीटर का सफर जो है वो किस तरह से तय हो सकता है। इसमें आनंद विहार स्टेशन भी शामिल किया गया है, वहां पर भी आपको इसकी सुविधा मिलेगी, क्योंकि नमो ट्रेन जब चलेगी, नमो भारत ट्रेन का ये तोहफा है, क्योंकि अंडरग्राउंड ये सारी ट्रेन चलेंगी, तो आनंद विहार से स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक दूरी 35 मिनट की तय होगी। और यहाँ पर भी देखिए समय बचत किस तरह से है। तो यहाँ कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी काफी सहूलियत होगी। मल्टी मॉडल के तौर पर भी किया जाएगा। और आप देखिए, परियोजना है, इसका मकसद यात्रियों के लिए यात्रा को सहज और सुलभ बनाना है। बिल्कुल, कई मायनों में अहम है आशा। बिल्कुल, स्टेशन परिसर में मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी और देखिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। बुजुर्गों और विकलांग यात्रियों के लिए समावेशी सुविधाएं शामिल हैं।
यानी जो उनको सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से वहां पर दी गई हैं, उचित तरीके से दी गई हैं। परिसर सीसीटीवी होंगे, आपातकालीन प्रावधानों सहित सुरक्षा सुविधाएं से लैस है और वहां पर साथ साथ प्रत्येक ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिससे मेट्रो में जैसे होता है वैसे ही यहां पर भी देखने को मिल सकता है। एक कोच महिलाओं के लिए वहां पर रखा जाएगा। अन्य कोचों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि कोई दिव्यांगजन वहां पर आ जाता है या कोई महिला आ जाती है तो उनके लिए आरक्षित है। नमो भारत ट्रेनों के अंदर व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के लिए भी विशेष स्थान उपलब्ध है, जो कि मेट्रो में भी एक सुविधा देखने को मिलती है। प्रत्येक ट्रेन में एक ट्रेन अटेंडेंट उपलब्ध होगा, यानी जो वहां पर अटेंडेंट होते हैं, जो लोगों की सहायता के लिए रहते हैं, वो भी वहां पर उपलब्ध होंगे। आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए कोच के अंदर और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजों पर एक पैनिक बटन भी वहां पर रहने वाला है। यानी कि अगर कोई परेशानी होती है तो आपको पैनिक बटन को दबाना है और उसी वक्त आपके पास कर्मचारी पहुंचेगा और आपको जो परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाई जाएगी। थोड़ी और अगर डिटेल रखें, देखिए सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी बात एक्स पर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए आज दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज पहली बार जहां नमो भारत ट्रेन या राजधानी में प्रवेश करेगी, वहीं दिल्ली मेट्रो के विस्तार सहित कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का भी अवसर यहां पर मिलेगा। ये सुअवसर की बात हो रही है, लेकिन 3 मेट्रो लाइन, 2 बस अड्डे और एक रेलवे स्टेशन की का जो सफर है वो आसान यहां पर हो जाएगा, तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। उसके बाद नमो भारत ट्रेन से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसे भी रफ्तार मिलेगी और प्रदूषण से कहीं ना कहीं निजात जरूर मिलेगी दिल्ली वासियों को, क्योंकि इससे पहले आपने देखा ग्रेड 4 तक किस तरह से नौबत आ गई थी और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन अगर नमो भारत ट्रेन यहां पर चलाई जाती है तो जाहिर तौर पर अंडरग्राउंड रहेगी, ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा और शाम 5 बजे दिल्ली से मेरठ तक का ये आरामदायक सफर जो है आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उद्घाटन होगा उसके बाद यात्री भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आनंद विहार से मेरठ का यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो सफर है वो तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर कुछ जानकारी आपके सामने रखें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए तो नमो भारत ट्रेन में यात्रियों को आनंद विहार से मेरठ तक का जो किराया है लगभग उतना ही देना होगा जितना बस में देना होता है। नमो भारत ट्रेन की जो स्टैंडर्ड क्लास है उसमें सफर के लिए आनंद विहार से मेरठ साउथ तक का किराया 130 रुपए होगा। ये डिटेल्स में रखा गया है। अब जब ट्रेन चलती है उस वक्त कितना किराया रहेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन यात्रा में सिर्फ 35 मिनट का वक्त लगेगा। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। नितिन, एक सौगात से कम नहीं है, क्योंकि नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है, किस तरह से इसे देख रहे हैं और जब प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो कैसे यहाँ पर ये एक सौगात से कम तो नहीं मानी जा रही है। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन आपका कि इस पूरे नमो भारत जो ट्रेन शुरू होगी, जिसका आज उद्घाटन होगा, उसे किस तरह से देख रहे हैं, कितनी आसानी लोगों के लिए रहेगी, कितना लाभदायक रहेगा? देखिए आशा, ये 20 अक्टूबर को नमो भारत ट्रेन का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी, जब गाजियाबाद और मेरठ के लोगों के लिए ये स्टेशन खोला गया था, तो पहला जो ट्रायल था इसका गाजियाबाद से दोहाई मेट्रो स्टेशन था। उसके बाद ये दूसरे चरण में होता है, इसका गाजियाबाद साहिबाबाद से लेकर इसका चरण जाता है मेरठ साउथ तक। अभी चौथा चरण है जिसमें अशोकनगर और आनंद विहार को जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं गाजियाबाद। बोलिए। फिलहाल नितिन का संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए बहुत बड़ी ये सौगात यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों के लोगों को मिलने वाली है, यानी एनसीआर का इसमें इलाका है, गाजियाबाद का इलाका है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी आज कई सारी योजनाओं का जो है वो उद्घाटन करेंगे। इसमें मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की आधारशिला भी आज रखेंगे। ये तमाम चीजें, लेकिन मुख्यतः जो आज कॉरिडोर है उसका उद्घाटन होना है और ये कॉरिडोर सफर के लिए एक जगह से लेकिन अगर यात्रा की बात करें ना शीतल, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 35 मिनट का वक्त आपको लगेगा, यानी कि समय आपका बचेगा और यात्रा सिर्फ 15 मिनट से बढ़कर अगर देखा जाए तो 35 मिनट में ही आपकी पूरी होगी, क्योंकि दिल्ली मेरठ हाईवे के रास्ते से बस से मेरठ तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का समय लग जाता है, 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है और 120 रुपए का किराया यहां पर लग जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 130 रुपए आपको देना है, लेकिन उस बीच में 35 मिनट में आप पहुंचेंगे।
देंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये किसी सौगात से कम नहीं, लेकिन उसके बाद एक एक करके देखिए किस तरह से सौगातें हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर भी चादर चढ़ाने को लेकर बड़ी अपडेट आपके सामने रखी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर भेजी गई, लेकिन अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने पर सियासत किस तरह से शुरू हो गई है, इस पर अब नजर गड़ाना जरूरी है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर आप देखिए किस तरह से निशाना जो है वो यहाँ पर साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चादर चढ़ाई गई है तो जाहिर तौर पर आप देखिए जो कोर्ट के अंदर लोग पहुंच रहे हैं उन्हें बंद करवाया जाना चाहिए। यहाँ अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने पर ये सियासत शुरू हो गई है। इस बीच में अजमेर शरीफ में यहाँ पर आप देखिए विवाद के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा मौदूद चिश्ती की दरगाह पर चादर की पेशकश की गई, तो उसके बाद इस तरफ आप देखिए सियासत किस तरह से शुरू हो गई है। क्योंकि लगातार एआईएम के ही आप देखिए सदर जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो किस तरह से यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चादर तो चढ़ाई गई, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल करने की जरूरत थी जो लोग मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे हैं, इन सबको बंद कराना चाहिए, और प्रधानमंत्री चाहें तो वो बंद भी करा सकते हैं। लेकिन उस बीच में यहाँ किरेन रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि वो कोई सियासत करने नहीं आए हैं, वो सिर्फ आपसी भाईचारे प्यार को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक संदेश उन्होंने पढ़कर सुना दिया था। पिछले 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वहां पर एक चादर भेजी जाती है, चढ़ाई जाती है, और सरकार इसको एक बार फिर से इस परंपरा का ये कहीं ना कहीं हिस्सा बता रही है, क्योंकि लगातार 10 साल से वहां पर चादर भेजी जा रही है। आज 11वीं बार भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वहां पर चादर भेजी गई, उसमें कुछ मंत्री शामिल है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी एआईएम चीफ, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ चादर भेजने से कुछ फायदा नहीं होगा। मोदी जी चादर तो भेज रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वाले कोर्ट जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ख्वाजा की दरगाह नहीं है बल्कि मंदिर है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने इनडायरेक्टली उन तमाम लोगों पर इशारा किया है जो इस वक्त कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। एआईएम चीफ ने क्या कहा है, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो यह सब बंद हो जाएगा। मोदी जी चादर तो भेज रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वाले कोर्ट जा रहे हैं, और ये चाहे तो ये सब बंद हो सकता है। कुल मिलाकर इनडायरेक्टली ये सीधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब चादर की पेशकश की गई है, तो आप देखिए केंद्रीय अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, किरेन रिजिजू चादर लेकर अजमेर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लेटर पढ़कर सुना दिया जिसमें आपसी भाईचारे और प्यार का किस तरह से एक संदेश था। डॉक्टर इस्माइल हैं हमारे साथ, संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस्माइल, जिस तरह से इस पर सियासत शुरू हो गई है, कितनी जायज है? देखिए आशा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहां पर सियासत करने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि शुरुआत जो है जिस तरीके से विष्णु गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को चादर नहीं भेजनी चाहिए, और फिर इस तरीके के उन्होंने चादर लेकर कहा तो उसका वो भी किया कि नहीं साहब ये अच्छा नहीं है, आप चादर क्यों भिजवा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जो देश के हालात है उनको बद से बदतर बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि साहब वो चादर पेश करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फायदा नहीं होगा या नुकसान होगा उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आदमी की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस श्रद्धा से। और क्योंकि एक ऐसे ओहदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं जिनके ओहदे के हिसाब से ही चादर जा रही है, ना कि नरेंद्र मोदी के हिसाब से वो चादर जा रही है। तो सबसे मेन जो बात है, क्योंकि अब जिस तरीके से अभी कल मोहन भागवत ने कहा कि जैसे 12 मस्जिदों को मंदिर बनाया जाएगा, तो एक ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से सियासत मंदिर मस्जिद को लेकर की। लेकिन डॉक्टर इस्माइल, ये जो चादर वहां पर भेजी गई है ये परंपरा का एक हिस्सा बताया गया है जो लगातार पिछले सालों से चल रहा है। इस बीच मंदिर मस्जिद का मामला भी आया है। हिंदू सभा के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जो है वो लगातार याचिकाएं भी दायर कर रहे हैं। इसका मामला भी फिलहाल कोर्ट में है, इसकी सुनवाई भी होनी है। तो इसका सीधा संकेत जो आईएमएम की चीफ ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे तो वो बंद करवा सकते हैं, तो इसका संकेत क्या समझा जा सकता है? इसका संकेत ये है कि अगर इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो एक सियासत खेली जा रही है कि मुसलमानों को एक तरफ खुश कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ हिंदुओं की भावनाओं को इस तरीके से वो किया जाए। जो विष्णु गुप्ता आवाज उठा रहे हैं तो उनको ये बताया जाए। हकीकत यही है कि अगर जो ओहदे पर बैठा हुआ आदमी है वो जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि अगर वो चाहे, क्योंकि जिस तरीके का मर्तबा जो मुकाम पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना कि वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। डॉक्टर इस्माइल, क्या सरकार ये भी चाहती है कि हमारा एक क्लियर मैसेज लोगों के बीच जाए कि हम ये सब नहीं करवा रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर कोई कोर्ट में जाता है
तो एक कानूनी प्रक्रिया बन जाती है, लीगल एक प्रोसीजर बन जाता है। तो क्या हम एक कानूनी प्रक्रिया के तहत समझ सकते हैं कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है? देखिए, सरकार तो अपनी जगह पर, मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये जो चादर गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल नहीं है, प्रधानमंत्री पद के हिसाब से वो चादर गई है। तो एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखते हुए लॉन्च किया गया, वेब पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया, पीएम की चादर का दरगाह में इस तरह से भेजना, क्या लगता है उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग मंदिर का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। ये एक उनके मुंह पर एक तमाचा भी है कि जिस तरीके से तुम अपोज कर रहे हो, लेकिन वो सीधा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको खारिज करते हुए उन्होंने एक चादर भेजी और कल बड़े शान शौकत के साथ में वो चादर पेश की गई। तो ये मान के चलिए कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए, एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी सियासत खेली जा रही है, तो दूसरी तरफ ये है कि जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनके मुंह के ऊपर भी एक तमाचा है कि जो लोग खामा खा के हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया गया है कि चाहे आप कुछ भी कह लो, लेकिन हम इबादत के लिए पहुंचे थे, हमारे लिए सब एक समान है। जी बिल्कुल सही है। वहाँ पर देखिए, जहाँ जिस जगह पर वो चादर लेकर के गए हैं वहाँ पर हर मजहब का, हर धर्म के लोग हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी नजर में सभी एक राष्ट्र के एक ही तरीके के लोग, ना कि कोई इनमें। चलिए इस्माइल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय एकता को यहाँ पर दर्शाया गया है, चादर जिस तरह से पहुंचाई गई है। एक और बड़ी खबर जहाँ पर दिल्ली से आप देखिए सत्यापन की किस तरह से शुरुआत हो गई है। दिल्ली में सत्यापन अभियान जारी कर दिया गया है और एक बांग्लादेशी को यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है। 3 साल से अवैध रूप से यहाँ दिल्ली में रह रहा था और पीएस पालम बाग के अंदर यहाँ पर ये बड़ी जो घटनाएं देखी गई। ये पीएस पालम गांव है जहाँ पर एक शख्स को पकड़ा गया है, एक टीम ने इसे पकड़ा है और दिल्ली पुलिस ने यहाँ दक्षिण पश्चिम जिले से ही सत्यापन करने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांग्लादेशी नागरिक है जो यहाँ पर रह रहा था और उसे अब बांग्लादेश की ओर डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि आप देखिए जो वैध दस्तावेज हैं उनके बिना किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। वैध दस्तावेजों के बिना शहर में रह रहा था और बांग्लादेश का रहने वाला आरोपी शाहदुल इस्लाम पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहा था, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली के अंदर लगातार बांग्लादेशी जो लोग बाहर से रह रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई को जारी रखा गया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये वेरिफिकेशन की जा रही है और जो भी वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले जहां पर आप देखिए एक एक करके खबरें आपके सामने, लेकिन उस बीच में महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और जिस तरह से पुलिस कर्मियों की तरफ से छुट्टी पर रोक लगा दी गई है, यानी कि पुलिसकर्मी अब घर नहीं जा सकते हैं। यूपी के डीजीपी ने प्रयागराज का दौरा किया, बैठक की और बैठक करने के बाद छुट्टियों को रद्द कर दिया है। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं क्योंकि महाकुंभ खत्म होने तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आदेश ये जारी कर दिया गया कि केवल यहाँ पर आप देखिए छुट्टी उन्हीं को मिलेगी जो इमरजेंसी में आ जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसके महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन यूपी के डीजीपी ने प्रयागराज का दौरा किया और इसके बाद डीजीपी ने महाकुंभ के दौरान पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। और बताते चले एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी किया गया है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ये पूरा काम किया गया। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। टीचर ड्रोन भी भारी संख्या में है। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले, तथा हम लोगों ने घाट की संख्या तथा घाटों की कैपेसिटी भी इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहाँ आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहाँ से चले जाएं। रेलवे के साथ भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय है और हम मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम
सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है और उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी कराया है। और साइबर वर्ल्ड को, साइबर पूरे इकोसिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ये भी। चलिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को आप सुन रहे थे। अब आपको बताएंगे महाकुंभ सुरक्षा 6 रंग के ई पास जारी किए हैं। अब वीआईपी के लिए सफेद रंग होगा और उससे वीआईपी को पहचाना जाएगा। अखाड़े के लिए केसरिया रंग होगा, यानी ऑरेंज कलर का होगा। और मीडिया के लिए आसमानी कलर जो है वो निर्धारित किया गया है, यानी ई पास के लिए कलर के हिसाब से उनको एंट्री दी जाएगी। पुलिस के लिए नीला कलर रहेगा, संस्थाओं के लिए पीला रहेगा और आपातकाल सेवाओं के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करना है, यानी उसी रंग का ई पास होगा और उसी आधार पर महाकुंभ के अंदर प्रवेश होने की इजाजत होने वाली है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर ई पासेस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जहां पर आप देखिए अलग अलग रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला कलर आप देखिए संस्थाओं को दिया गया है, लाल कलर यहां पर आपात स्थिति में अगर आप आ जाते हैं, कोई परेशानी हो जाती है तो आप वहां पर आप देखिए जल्दी से संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद नीला कलर जो है वो पुलिस को दिया गया है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा पर जिस तरह से आप देखिए पूरी तरह से पैनी नजर रखी गई है, क्योंकि आतंकी हमला होने की लगातार यहाँ पर आप देखिए आशंका जताई जा रही थी और उसी के बीच में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अनुज, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, डीजीपी की तरफ से बैठक की गई, क्या कुछ यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट्स और साथ ही साथ कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं? जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकुंभ जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग जो शासन का कहना है 40 करोड़ लोग आने वाले हैं इस पूरे महाकुंभ में। इसी को देखते हुए जो डीजीपी है उन्होंने कल दौरा किया है और इस दौरे में जो सबसे बड़ी बात रही, उन्होंने निरीक्षण किया जितना जो व्यवस्थाएं पुलिस की वहां पे है, कंट्रोल रूम के साथ एआई तकनीक का जो कंट्रोल रूम है, सीसीटीवी से इस बार फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो भी ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको लेकर के हाई अलर्ट है, उन सब पे नजर रखी जा रही है। डीजीपी ने इस इनपुट पे भी बातचीत की है जो गृह विभाग को भेजा गया था, जिसमें ये अंदेशा था कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं या जो ऐसे आतंकी जिन्होंने इस बात का इनपुट मिला है कि किसी भी तरह का आतंकी हमला हो सकता है, इसे देखते हुए सैकड़ों की संख्या में साधुओं की भेष में पुलिस जवान वहां पे नियुक्त किए गए हैं। और पुलिस का ये प्रयास है कि वर्दी के साथ साथ ऐसे भी पुलिस के जवान मुस्तैद रहें अखाड़ों में, या जो वहाँ के सेक्टर हैं, कई सेक्टरों में पूरा कुंभ जो है वो बटा हुआ है। तो लेकिन अनुज 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में डीजीपी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनकी इतनी आबादी नहीं है जितने इस महाकुंभ में लोग पहुंचने की संभावना है। एक मुखिया के तौर पर डीजीपी पुलिस के मामले में या सुरक्षा के मामले में किस तरह से कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने वहां का दौरा किया है, वहां का जायजा भी लिया है और ऊपर से थ्रेट भी मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की अगर आबादी देखें तो भी 22 करोड़ के लगभग ही उत्तर प्रदेश की आबादी है। ऐसे में 2 राज्यों के बराबर की संख्या आने वाली। उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का एक बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश के साधु संत यहाँ पर होंगे, कई विशेष मेहमान बुलाए गए हैं, कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी आने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री खुद लगातार पूरे आयोजन पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री तो लगभग हर हफ्ते आ रहे हैं, लगातार हर घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो पुलों की संख्या है वो बढ़ाई गई है, तकरीबन 30 से ऊपर पुल बनाए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात करूं तो हर जो सेक्टर है बनाया गया है। जो विशेष जांच दल है वो लगातार जांच कर रहा है। अगर मैं जांच की कार्रवाई की बात करूं तो लगातार उन गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है जिनके कोई कागज नहीं है और किसी भी तरीके से वो सोशल मीडिया पर जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए हमेशा समाज में कोई ना कोई कृत्य करने की कोशिश करते हैं या अफरा तफरी का माहौल बनता है, इस मामले में किस तरह से वहां पर निगरानी है साइबर के मामले में? क्योंकि अगर व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अफवाह का दौर चलता है तो अफरा तफरी वहां पर मचने की पूरी संभावनाएं हैं, भगदड़ मचने की संभावनाएं हैं। इस पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी, इसके लिए भी विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा ये है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको उनकी एक टीम बनाई गई है जो लगातार नजर बनाए रखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुपों पर पुलिस की पूरी नजर होगी और उन ग्रुपों के माध्यम से सोशल मीडिया की जितने भी पोस्ट हैं, जो भी हरकतें चल रही हैं, उस पर नजर बना के रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कई ऐसे अकाउंट्स भी बनाकर रखी हुई है जिससे लगातार जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स अनुज सुन पा रहे हैं आप? चलो अनुज तो का फिलहाल संपर्क बहुत फिलहाल बहुत धन्यवाद अनुज जुड़ने के लिए। लेकिन महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। डीजीपी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए, बैठक यहां पर हुई है। लेकिन उस बीच में सवाल यहां पर यह है कि जब महाकुंभ को लेकर लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि 40 करोड़ यात्रियों के, श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से नक्सलियों पर एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके के अंदर ये बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल बड़ी अपडेट, एक डीआरजी जवान मुठभेड़ में शहीद हो गया है और उसके बाद एक लंबी कार्रवाई आप देखिए अभी भी किस तरह से जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, वहीं छत्तीसगढ़ और इन पूर्ववर्ती राज्यों में कुछ न कुछ नक्सलियों की एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पूर्ण करने के लिए, वहां पर पार पाने के लिए सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और एक बार फिर से मुठभेड़ का मामला आया है जिसमें एक जवान शहीद हुआ है। बेहद दुखद मामला, और ये अबूझमाड़ में नक्सलियों के साथ ये पूरा मुठभेड़ का मामला आया है और इसमें मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है और पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और बाकी नक्सली जब वहां पर छुपे होंगे तो उनको भी चलिए सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, AK-47 SLR और जैसे यहाँ पर हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के अंदर 11 यहाँ पर नक्सलियों को अभी तक आप देखिए किस तरह से बताया गया कि ढेर किया गया, लेकिन पुष्टि 4 की अभी तक हो पाई है। 1000 जवानों का बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और मुठभेड़ में दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान हेड कांस्टेबल की शहादत भी हुई है। तो बताते चले बड़ी अपडेट आपके सामने है, जहां पर डीआरजी एसटीएफ की संयुक्त टीमें अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी और सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कल शाम से ही लगातार ये मुठभेड़ जारी हुई थी और दोनों पक्षों की रुक रुक कर फायरिंग आप देखिए किस तरह से अभी भी जारी थी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जो कि सुंदर राज पीन हैं, उन्होंने बताया कि जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी के दौरान अब तक 4 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पास से AK-47 SLR जैसे जो ऑटोमेटिक हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। नक्सलियों के साथ इस मुठभेड़ में दंतेवाड़ा के डीआरजी की भी शहादत हुई है। तो फिलहाल नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिले की डीआरजी और एसटीएफ के 1000 जवानों ने यहां कल ही देखा कि नक्सलियों को घेरने के लिए इलाकों के अंदर किस तरह से घेरा तंग कर दिया और रुक रुक कर गोलाबारी जारी थी, लेकिन इसके साथ ही बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी, जहां पर 4 नक्सलियों को ढेर दिया गया। इससे पहले भी 3 नक्सलियों को मार गिराया था, लेकिन अब 4 नक्सलियों को मार गिराया है और इसमें एक जवान भी शहीद हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, उत्तराखंड आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए नगर निकाय चुनाव किस तरह से अब हैं और उसके बाद पूरी तरह से हलचल तेज हो गई है और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। मथुरा दत्त जोशी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी ने अपनी जीत का यहां पर दावा कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए मथुरा दत्त जोशी जो हैं वो किस तरह से बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं और एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी के साथ साथ आप देखिए किस तरह से कांग्रेस को लगता नजर आया, क्योंकि बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और उसके साथ ही कांग्रेस का जनाधार घटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा झटका, जहां पर आप देखिए उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। नगर निकाय चुनाव है, लेकिन इस बीच में अगर कांग्रेस पार्टी के कुनबे में से कोई एक भी शख्स बाहर जाता है तो ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बताते चले कि मथुरा दत्त जोशी कथित तौर पर कांग्रेस द्वारा अपनी पत्नी को स्थानीय निकाय चुनाव का टिकट नहीं देने से नाराज चल रहे थे और उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन अब वो साफ हो गई हैं। बीजेपी में ये शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा मथुरा दत्त जोशी के आवास पर भी पहुंचे थे, मनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई और उसके बाद अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। लेकिन नगर निकाय चुनावों के अंदर आप देखिए किस तरह से असर यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि 48 साल तक कांग्रेस के सदस्य ये मथुरा दत्त जोशी रहे हैं, लेकिन उन्हें उत्तराखंड चुनाव के लिए टिकट अगर नहीं दिया गया तो कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं और वीडियो मैसेज भी उन्होंने जारी किया जहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
लेकिन अब एक बड़ा झटका उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से हलचल तेज है, लेकिन कांग्रेस को झटका, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा। उपचुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं और एक और बड़ी खबर आपको शीतल दिखाते चले, जहां पर पंजाब आपको लिए चलेंगे। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह से पंजाब के अंदर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, सांसद सरबजीत और अमृतपाल सिंह की ये बड़ी घोषणा, जल्द नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। पंजाब के अंदर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन होना है। शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब इस पार्टी का नाम रहेगा। 14 जनवरी को औपचारिक तरीके से घोषणा हो सकती है और सार्वजनिक होगा कि आखिर इस पार्टी का नाम तो आ ही गया है, लेकिन पार्टी की विचारधारा, पार्टी का विजन, पार्टी की नीति और नीयत क्या होगी, पार्टी किन मुद्दों के साथ सबसे पहले जनता के बीच आएगी और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल पंजाब के अंदर कोई भी क्षेत्रीय दल उस तरह से मजबूत नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल काफी पुराना दल है और उसके साथ साथ कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, और अब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन अब ये पार्टी चाहती है कि क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का निर्माण किया जाए और लोगों के साथ संपर्क साधकर अपने जनाधार को मजबूत किया जाए। इसका कितना फायदा होगा, हालांकि जो सांसद बने हुए थे आशा, ये जेल में बैठकर बने थे। अगर जेल में इतनी वहां पर पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, तो आप समझ जाइएगा नई पार्टी बनने के बाद शीतल बड़ी अपडेट है, जहां पर पंजाब में नई पार्टी अब अमृतपाल बना रहा है, क्योंकि माघी मेले पर इसका ऐलान होना है। असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर अभी भी बंद है। 14 जनवरी को औपचारिक घोषणा हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ अपनी पार्टी को उतारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी अगर बात करें तो जाहिर तौर पर आपने देखा आमने सामने ये रहा, लेकिन इस बीच में अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो पंजाब के अंदर वो एक रीजनल पार्टी के तौर पर जानी जाती है। अमृतपाल जो अपनी पार्टी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक यहाँ शिरोमणि अकाली दल के सामने अपनी पार्टी को उतार रहे हैं, क्योंकि जनाधार जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल का घट रहा था और आपने देखा कि सांसद जिस तरह से वो बनकर आए हैं, जेल के अंदर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मैंडेट दिया और जीत कर आए। और उसके बाद अब अगर पार्टी का गठन होता है तो फिर पंजाब के अंदर का समीकरण राजनीतिक किस तरह से बदलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल बताते चले कि निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा, अमृतपाल सिंह खालसा ने नई राजनीतिक पार्टी गठित करने की तैयारी कर ली है। पार्टी का नाम शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब होगा, जिसकी औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को मुक्तसर के माघी मेले पर होने वाले यहाँ पंथ बचाओ पंजाब बचाओ नामक कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। तो कोटकपुरा के गुरुद्वारा पातशाही 10वीं में यहाँ फरीदकोट से ही जो सांसद हैं सरबजीत सिंह खालसा 14 जनवरी को माघी मेले पर कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ समर्थकों से बैठक करके विचार विमर्श किया जाएगा और सभी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आमंत्रित भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर इस वक्त आप देखिए सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर अपनी फुटेज को कायम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हार वहां पर देखी है, क्योंकि 2 सीटें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हार गई, तो फिलहाल अब अमृतपाल अगर अपनी नई पार्टी लेकर आते हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो जाएंगी और साथ ही साथ समीकरण के अंदर भी बदलाव होगा। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड पंजाब से नवदीप छाबड़ा ने ज्वाइन किया है। नवदीप, जिस तरह से जेल के अंदर बैठे हुए हैं, सांसद के रूप में जीत गए, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल के ही एक अलग तौर पर अपनी पार्टी को खड़े करने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है कि पंजाब के अंदर का समीकरण अब किस तरह का रहेगा, क्योंकि रीजनल पार्टी के बिल्कुल सामने अपनी पार्टी को खड़े करने की कोशिश की जा रही है अमृतपाल की तरफ से? देखिए आशा, बिल्कुल पिछले लंबे समय से हम जब देखें पंजाब का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो काफी ज्यादा बदला है, क्योंकि सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक मजबूत पार्टी के रूप में आई, विधानसभा चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीते। कांग्रेस का कद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले के मुकाबले कमजोर हुआ और यही कारण है कि आज आप देखिए कि अमृतपाल जो पिछले अभी लोकसभा चुनाव पंजाब के अंदर हुए 2024 के अंदर, वहां से खंडूर साहब सीट से सबसे ज्यादा माध्यम से वो चुनाव जीते और एक सिंगल दिन भी वो प्रचार करने के लिए बाहर नहीं आए, क्योंकि एनएसए उनके ऊपर लगा हुआ है, लगातार वो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। और दूसरा फरीदकोट के अंदर जो सरबजीत सिंह खालसा जीते वो भी आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतते थे। तो जाहिर सी बात है, अब दोनों खालसा मिलकर पंजाब के अंदर नई पार्टी के ऐलान करने वाले हैं, जिन्होंने मोटा मोटा कहते उन्होंने अपनी पार्टी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने रिवील कर दिया कि उसका नाम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर
श्रोमणी अकाली दल और श्री अनंतपुर साहिब होगा। नवदीप, तो जाहिर सी बात है पार्टी कि का पहले चेहरा, श्रोमणी अकाली पार्टी दल, का उसके मुखिया, बाद पार्टी का श्रोमणी अकाली दल निर्माण सारे। करता तो आ चुका है, लेकिन इस पार्टी का ढांचा कैसे होगा? क्योंकि जब तक ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक ऊपर का स्ट्रक्चर भी उस आकार में नहीं होता। तो ढांचा क्या होगा? कौन बड़े चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो इस पार्टी में होंगे, जो चर्चित चेहरे हैं, नामित चेहरे हैं और जिन्होंने अपनी लोकप्रियता पहले से ही कायम रखी है? देखिए शीतल, बिल्कुल जिस तरीके से जो अमृतपाल सिंह है, उनके पिता 2 दिन पहले मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने मोटा मोटा ये ऐलान कर दिया था कि पार्टी के जो संरक्षक होंगे वो उनके पिता होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष पद जो है वो सरबजीत सिंह खालसा, जो फरीदकोट से सांसद है, शायद उनको पार्टी का बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि 14 तारीख को आधिकारिक रूप से माघी का मेला, क्योंकि पंजाब के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र वो मेला होता है और लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, और खासतौर पर सिखों की भावनाएं देखें तो वो मेला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मुक्तसर के माघी मेले पर वहां पर लाखों श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे वक्त में वहां पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसको हम कह सकते हैं, सभी पार्टियां वहां पर कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा पार्टी जब की श्रोमणी आइडियोलॉजी किस तरह से बनाई जाएगी, किस तर्ज पर पार्टी काम करेगी, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर पार्टी हाईलाइट करने की कोशिश करेगी, तमाम तरह के सवाल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अमृतपाल की तरफ से नई पार्टी का गठन करने की कोशिश की जा रही है, आइडियोलॉजी क्या रहेगी, मुद्दे कौन से उठाए जाएंगे और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त की बड़ी अपडेट। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इस बीच में लगातार प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। और साथ ही बताते चले कि बीपीएससी के जो छात्र हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। अनशन पर बैठे हुए प्रशांत किशोर का भी बड़ा बयान देखा गया। राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी, मंच पर स्वागत है और अगर स्वागत होता है तो आप देखिए अगर कोई जाता है तो किस तरह से अपनी बात रखेगा, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव की तरफ से एक सवाल रखा गया कि अगर प्रशांत किशोर वहां पर समर्थन के लिए पहुंचे थे तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, वाटर कैनन नहीं होना चाहिए था और नीतीश कुमार के ही इशारे पर इस तरह से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। लेकिन प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी आते हैं या फिर राहुल गांधी आते हैं, दोनों का स्वागत है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन अभी भी जारी है जिस पर सियासत तेज हो गई। बिल्कुल, ये प्रदर्शन भले ही उन अभ्यर्थियों का हो जो बीपीएससी में एग्जाम दे रहे थे या दिया था, उनकी कुछ मांगे थी, लेकिन अब इसको पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो नेता हैं उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को मुख्य धारा पर ला खड़ा किया है। वो अब इसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिसमें पीके यानी प्रशांत किशोर, एक चर्चित नाम 2014 के बाद एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर उन्हें जाना जाता है। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले प्रशांत किशोर पर ही सवाल उठे, लेकिन वो जब से अनशन पर बैठे हुए एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया कि तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, दोनों का स्वागत है। देखिए, बीते साल 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे छात्र आंदोलन का रूप अंततः मिला और कल यानी कि 14 तारीख को कल यानी कि जो है बीपीएससी की जो परीक्षा जो विवाद में थी, उस परीक्षा को कल अंततः संपन्न करा लिया गया। लेकिन अब बीपीएससी पीटी परीक्षा पूर्ण रूप से राजनीतिक मुद्दा हो गया है और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख जो है धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये विद्यार्थी से जुड़ा मुद्दा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ा मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि तेजस्वी यादव हो, विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो, सबको इस अपने नीति सिद्धांत से ऊपर उठकर परीक्षार्थियों के संपर्क में, छात्रों के संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि ये ज्वलनशील मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो फिलहाल प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रमुख भी हैं, वो अभी पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर अनशन पर जो है आंदोलन में अमित, ये पूरा प्रदर्शन, अब जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि ये पूरा प्रदर्शन अब सियासत की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन अब सरकार का क्या रवैया रहेगा, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल शीतल, देखिए चूंकि अब ये मुद्दा पूर्ण रूप से कहा जाए तो राजनीति की भेंट चढ़ चुका है और नेता विपक्ष हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो या फिर जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर हो या फिर सत्ता पक्ष के भी लोग हों, तो तमाम लोग जो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से माले की ओर से 2 दिन पूर्व जो है पटना के डामरा चौराहे पर जो प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया,
तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गरमाहट के साथ अमित, रखा जिस जाएगा। तरह से वेलकम किया गया है कि स्वागत है अगर कोई भी आता है मंच पर, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है कि नीतीश को मद्देनजर रखते हुए कोई बयान जारी किया गया या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान जारी किया गया कि हाँ ठीक है वो भी आकर धरने पर बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि युवाओं के हक को लेकर वो काम करेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश होगी। राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी हुआ? देखिए आशा, आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि प्रशांत किशोर के साथ कोई आदमी साथ आए, कोई राजनीतिक दल साथ आए, तो ऐसी कहीं कोई रुझान सामने नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर नेता विपक्ष को हो या फिर सत्ता पक्ष हो, तमाम लोग विद्यार्थी के साथ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित होने का जो एक बयान है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि उनका बात सड़क पर कब उतरता है या फिर क्या कुछ जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक मांगों को लेकर क्या काम किया गया है? प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कोई ग्रीन सिग्नल अभी तक आ पाया है? अमित, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि गांधी मैदान जो है वो धरना का जगह नहीं है, आंदोलन का जगह नहीं, इसके लिए गर्दनी बाग का जगह रखा गया है, वहां जाके करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशांत किशोर का आंदोलन लगातार पटना के गांधी मैदान में जारी है। और आने वाले समय में देखिए, चूंकि कोई उठकर साथ प्रशांत किशोर के नहीं आ रहा है, तो ये काफी अब मामला दिलचस्प हो गया, क्योंकि परीक्षा कल संपन्न हो गई है। जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी वो परीक्षा कल संपन्न हो गई है। तो अब देखना होगा दिलचस्प कि प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ नया निर्णय लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कल किस तरह से फैसला जो है वो अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर प्रशासन और सरकार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन बिहार के अंदर पटना की अगर बात करें तो बीपीएससी छात्रों को लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी है और सियासत तेज है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।